रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो जो आज हम करने जा रहे हैं वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। देखिए, अल्काइल हैलाइड एक पोलर कंपाउंड है। उनमें एक अल्काइल ग्रुप है जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है और एक हैलाइड ग्रुप लगा होता है जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करते चलें तो अल्काइल हैलाइड में दो पार्ट्स होते हैं। एक हो गया आपका अल्काइल ग्रुप, ये वाला पार्ट, ठीक है। दूसरा हो गया आपका ये। अब इस पे हेलोजन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इस वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आएगी, ठीक है, और इस पे कौन सी आएगी, पॉजिटिव। तो ये जो आपका कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक के नेचर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी की वजह से कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो एज अ न्यूक्लियोफाइल इस पे एक्ट करेगा और ये बॉन्ड पेयर लेके उड़ेगा। तो ये अपना क्या कहलाएगा, अल्काइल हैलाइड। ये अपना सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कहलाएगा। इस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है और ये हैलाइड आइन जो है जैसे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको पेयर देगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड जो उसके दो पार्ट रहते हैं, एक पॉजिटिव पार्ट रहता है जो कि इलेक्ट्रोफिलिक होता है और एक नेगेटिव पार्ट जो कि न्यूक्लियोफिलिक होता है, ठीक है। तो अगर कोई सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके इस पर अटैक करेगा तो ये बेचारा निकल जाए। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है जो उसके दो जो है रीजंस होते हैं, दो फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं कि द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इज अ पोलर मॉलिक्यूल हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम। कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहती है और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज रहती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज लगती है हेलोजन पे और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगती है, ठीक है। देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच कंट्रोल द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखिए, दो फैक्टर इन पे अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। उसमें पहला फैक्टर है बॉन्ड की पोलैरिटी, ये पोलर बॉन्ड कौन सा है। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी। अब दोनों पे रिएक्टिविटी गवर्न करती है। हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिसाइड कौन करेगा अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर कौन सा होगा। दोनों की कंट्रीब्यूशन है रिएक्टिविटी में पर ज्यादा डोमिनेंसी किसकी होगी इसको देखते हैं। देखिए, मेंडल को शर्म आ रही है ना, जॉन मेंडल को शर्म आ रही है, ने कहा था मैंने क्यों जेनेटिक्स बनाई थी। तो क्या होगा, होगा ये कि भाई एक फैक्टर है पोलैरिटी, पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। अल्काइल हैलाइड की जो रिएक्टिविटी है उनमें से एक फैक्टर है पोलैरिटी ऑफ सी एक्स बॉन्ड। इस बॉन्ड की पोलैरिटी कितनी है, अगर आप इसको देखेंगे तो पोलैरिटी सबसे ज्यादा जो होती है सी एफ बॉन्ड की, उसके बाद सी एल की होगी, उसके बाद सी बी आर की होगी और कम से कम पोलैरिटी जो होगी सी आई की होगी। अब ये देखिए, अब जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी, जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा होगी और पार्शियल पॉजिटिव इस पे ज्यादा होगी। तो सब में कार्बन जो ठहरेगा वो पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सब में सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा है, पीएफ है। तो सबसे ज्यादा जो ये जो आपका कार्बन होगा ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होगा, ठीक है। और ये जो आयोडीन वाला कार्बन है ये वीक इलेक्ट्रोफिलिक होगा। क्या आप इतना समझते हैं, क्या आप इतना समझते हैं? क्योंकि जितनी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी तो इसका इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो हम अज्यूम ये करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन जो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है। कि तो जब न्यूक्लियोफाइल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो हम अज्यूम ये करते हैं कि इसको इमीडिएटली इस कार्बन पे अटैच करना चाहिए, यानी ये थोड़ा फास्ट होना चाहिए और ये थोड़ा जो है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। यही अज्यूम करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, क्योंकि ये कार्बन जो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है ये हाईली रिएक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो ये ज्यादा जल्दी क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले सकता है। और जो आयोडीन के साथ कार्बन है उस पे चार्ज कम है तो वो वीक होना चाहिए। क्या आप मेरे तरह ही सोच रहे हैं जैसा मैं आपको समझा रहा हूँ, ऐसा ही समझ रहे हैं बेटा?
ऐसे ही, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये फैक्टर ये बताता है कि ये डिस्कशन ये बताती है कि कार्बन फ्लोराइड, यानी आप सिंपली कह लें कि फ्लोराइड्स शुड बी मोर रिएक्टिव, या मोस्ट रिएक्टिव कह लें तो कोई हर्ज नहीं, मोस्ट रिएक्टिव अल्डिहाइड्स, सॉरी अल्काइल हैलाइड्स on the basis of bond polarity, on the basis of bond polarity, के बॉन्ड की पोलैरिटी के हिसाब से जो फ्लोराइड्स हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। चलें फिर दूसरा फैक्टर भी तो है, उसको भी देख लें जरा, मे बी वो डोमिनेंट हो। तो दूसरा फैक्टर है आपका बॉन्ड एनर्जी। सेकंड फैक्टर दैट गवर्न्स द रिएक्टिविटी इज द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है कि जितना बॉन्ड मजबूत होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम ठहरेगी, सही है। तो जितना बॉन्ड स्ट्रांग है, मजबूत है, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए तो वो तो सब्सटेंस स्टेबल होगा, अनस्टेबल तो नहीं होगा। तो अब ये क्या है कि अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बेसिस पे देखते हैं तो कार्बन आयोडीन ये की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, ये ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए कार्बन ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए कार्बन क्लोराइड से, क्लोराइड ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए फ्लोराइड से। देखते हैं कि बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करते हैं तो देखें कि कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, 413, ठीक है 467, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 467 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, 413 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और 346, सॉरी 413 उसकी 346, 290 और 228, 346 और दूसरा कितना है 290 एंड 228, 290 एंड 228। देखिए ऑलमोस्ट हाफ से भी लेस देन हाफ एनर्जी, लेस देन हाफ बॉन्ड एनर्जी चाहिए किसको, कार्बन आयोडीन बॉन्ड को ब्रेक करने के, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी, यानी बॉन्ड जितना कमजोर होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे देखें दूसरा फैक्टर भी है ना एक एडिशन में कि भाई जो लिविंग ग्रुप है उसका भी तो रोल होता है। तो कार्बन कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड जो है उसकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसको निकलने में और जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले आ रहा है उसको इसको निकालने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जबकि आयोडीन को निकालने के लिए जस्ट 228 चाहिए, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी इसकी हाफ है। और अगर हम दूसरा फैक्टर उसको देखते हैं तो इसकी जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी है पार्शियल चार्ज है, इतना ज्यादा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस पे एक पॉजिटिव थी इस पे दो पॉजिटिव चार्जेस हो गई है और कंप्लीट पॉजिटिव हो गई है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इतनी ज्यादा है कि ये मोस्ट रिएक्टिव हो। तो थोड़ा सा फर्क होगा यहाँ पे, पर यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी को अगर हम देखते हैं तो लेस देन हाफ है, यानी हाफ से भी कम एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। तो आप क्या समझते हैं, तो रिएक्टिविटी मेनली किस चीज पे डिपेंड करे, बॉन्ड एनर्जी पे या बॉन्ड पोलैरिटी पे, बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करे या बॉन्ड पोलैरिटी। तो गवर्निंग फैक्टर, जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, बॉन्ड पोलैर एनर्जी। तो experimental evidence shows that due to bond energy, iodide is a good living group, is a very good कह लें कोई हर्ज नहीं, very good living group, hence मुर्गियां क्या कह रही हैं, hence alkyl iodides are most reactive alkyl halides। और जो डोमिनेंट फैक्टर होगा और जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का। ये बात समझ आ गई बेटा, दोनों कंपैरिजन कंट्रास्ट में आपको समझ आ गए।
दोनों बातें कंट्रास्ट में समझ आ गई, जरा बताएं। तो बॉन्ड पोलैरिटी भी और बॉन्ड एनर्जी भी ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, चलिए क्लियर है। अभी आए कि देयर आर टू मेन फैक्टर्स विच डिसाइड द रिएक्टिविटी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बॉन्ड पोलैरिटी था, हमने देखा कि पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है, पोलैरिटी कार्बन फ्लोराइड की ज़्यादा है, पर उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होगा। लार्जर द बॉन्ड पोलैरिटी द स्ट्रॉन्ग विल बी इलेक्ट्रोफिलिसिटी, की जितनी बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी। तो हेंस फ्लोराइड्स जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, यानी अल्काइल फ्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव हो क्लोराइड से, ब्रोमाइड से और आयोडाइड से। वीकर द बॉन्ड एनर्जी द मोर विल बी रिएक्टिविटी। दूसरा फैक्टर ये बॉन्ड एनर्जी का कि जितना बॉन्ड कमजोर होगा तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। अब इजीली टूट जाएगा तो आयोडीन इजीली डिपार्ट हो जाएगा। अब फ्लोराइड को डिपार्ट करने के लिए हमें बहुत सी एनर्जी चाहिए 467, तो रिएक्शन इतनी एनर्जी इतनी इजीली तो प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो फ्लोरीन के रिएक्शन जो है वो रूम टेम्परेचर पे ऑर्डिनरी कंडीशन पे होते ही नहीं। आपका फ्लोरीन इजीली डिपार्ट हो जाएगा, आयोडीन और इजीली डिपार्ट हो जाएगा, ब्रोमीन मॉडरेटली डिपार्ट हो जाएगा, पर जो फ्लोराइड है वो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता। इट मीन्स के जो है अगर डिपेंड की बात करते हैं, देखें अगर आपको एमसीक्यूज में क्वेश्चन इस तरह से आता है कि विच इज द डोमिनेंट और डिसाइडिंग फैक्टर, तो फिर तो आप बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। वैसे दोनों की कंट्रीब्यूशन है, पोलैरिटी का भी कंट्रीब्यूशन है पर इतना ज्यादा नहीं है, वो डोमिनेंट नहीं है बॉन्ड एनर्जी पे, ठीक है। ये यानी अगर आए कि किस पे डिपेंड करती है तो फिर दोनों। अगर क्वेश्चन ये आए कि कौन सा डोमिनेंट फैक्टर है जो मेनली डिसाइड करता है या मेनली किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, तो फिर आप बॉन्ड एनर्जी लिखोगे, ठीक है बेटा, ओके। चलें भाई, तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से आयोडाइड जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, ओके बेटा, ओके। चलिए भाई, तो बोथ बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड पोलैरिटी गिव डिफरेंट अपोजिट एक्सप्लेनेशंस, पर हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया कि जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो होगा आपका क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी। हेंस ओवरऑल अल्काइल आयोडाइड जो हैं वो ज्यादा रिएक्टिव। चलिए भाई, अब रिएक्टिविटी जब डिसाइड हो गई तो अल्काइल हैलाइड जो हैं वो तीन किस्म के रिएक्शंस देते हैं। अल्काइल हैलाइड्स तीन किस्म के रिएक्शंस देते हैं। नंबर 1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसमें हैलाइड आयन को या हैलोजन को कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके रिप्लेस करेगा, उनको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरे होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, कि भाई बेस आएगा, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेगा और अल्फा कार्बन से हैलोजन डिपार्ट होगा, तो बीटा हाइड्रोजन नेसेसरी होता है, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। तीसरे रिएक्शन होते हैं कि आप अल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम से रिएक्ट करके गिरगनार रिएजेंट बनाएंगे और गिरगनार रिएजेंट से फिर जो आप प्रिपेयर करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन किस्म के रिएक्शन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, तो शॉर्ट फॉर्म में एसिड रिएक्शन कहते हैं, ई रिएक्शंस, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ गिरगनार रिएजेंट RMGX। तो ये तीन किस्म के रिएक्शन हैं। फिर हम आगे देखेंगे SN1 रिएक्शन, दो किस्म के SN1 एंड SN2। एलिमिनेशन भी दो किस्म के, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायोमॉलिक्यूलर। बाकी ये आपका गिरगनार रिएजेंट का एक है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो भाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अ रिएक्शन इन विच halogen atom of alkyl halide is replaced by or substituted by a nucleophile। यानी क्या हो कि ये जो हेलोजन एटम है, भाई हमारे पास कोई भी अल्काइल हैलाइड, तो हमने क्या किया कि हमने एक न्यूक्लियोफाइल बाजार से लाए, और क्योंकि वी नो दैट, हम क्या नो करते हैं कि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा ये कि ये न्यूक्लियोफाइल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को देगा और कार्बन से हेलोजन जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो देखने वाले देखते रह जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये दुल्हनिया ले गया कौन? न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका जो लिविंग ग्रुप है दिखता रहेगा। तो इन रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं कि जब कोई भी सब्सटेंस हेलोजन को डिपार्ट करे, और हेलोजन को डिपार्ट करने वाला कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा, तो उसको हम कहेंगे SN रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। के बाद क्या चीज है? इन दीज रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड्स इज अ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। बिल्कुल, अल्काइल हैलाइड सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होगा।
हेलोजन एटम इज अ लिविंग ग्रुप, हेलोजन एटम अनशेयर्ड पेयर लेके उड़ जाएगा। एंड कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन एटम इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, ये जो कार्बन एटम ही इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन अपना पेयर देगा हेलोजन को, हेलोजन निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, तो नया फंक्शनल ग्रुप बनेगा। यही तो काम होता है सबस्ट्रेट का, कि अ सब्सटेंस व्हिच अंडरगोस चेंज इन फंक्शनल ग्रुप, चेंज इन फंक्शनल ग्रुप व्हेन इट इज बीइंग अटैक्ड बाय अ रिएजेंट, जब इस पे कोई रिएजेंट अटैक करे और इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज आए, उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं, है ना। केमिस्ट्री मजेदार है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है समझ के, जा रही है, आ रही है समझ, आती है, शोभा को आ रही है, हमजा को भी आ रही है, और किसको आ रही है? नहीं आती, मैं ही हूं जिसको नहीं आती, बाकी सबको केमिस्ट्री आई जा रही है, आई जाएगी, ठीक है, ये बात है भैया, आपको आ रही है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शंस, कैसे रिएक्शंस? ऐसे रिएक्शंस जिनमें एक न्यूक्लियोफाइल आए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके आए, कार्बन को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे, कार्बन को क्यों दे? क्योंकि वो इलेक्ट्रोफिलिक है, और उसके साथ साथ जैसे ही वो बॉन्ड बन जाए तो हेलोजन एटम जो कार्बन के साथ पेयर शेयर किए हुए था वो लेके उड़ जाए, इस रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब क्या है? अब ये है कि द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड हेलोजन एटम डिपार्ट्स विद अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो डिपार्ट होगा उसको हम लिविंग ग्रुप कहेंगे, एलजी। देयर आर टू इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन एसएन रिएक्शन। अब देखें, एसएन रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। पहला ये फॉर्मेशन ऑफ द न्यू न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन बॉन्ड। ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जो हवाई जहाज पे आ रहा है, और यहाँ पे जो कार्बन और हेलोजन है, तो इस बॉन्ड बनने की टाइमिंग और इस बॉन्ड टूटने की टाइमिंग, अगर बॉन्ड ये जो नया बन रहा है, और यानी बॉन्ड ब्रेकिंग बीबी एंड बॉन्ड फॉर्मेशन बॉयफ्रेंड, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग बीबी बीएफ, अगर सेम स्टेप में होता है, सेम स्टेप में होता है, तो आपका रिएक्शन का एसएन। तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं। कौन से? कि नया बॉन्ड अगर सेम स्टेप में बन रहा है जिसमें पुराना बॉन्ड टूट रहा है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन सेम स्टेट में, तो SN2 होगा। अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इन 2 स्टेप्स, अगर 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो रिएक्शन आपका SN1 होगा। तो यही दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। क्या है दो इंपॉर्टेंट इवेंट? देयर आर 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन SN1 रिएक्शन, ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड, इस पुराने बॉन्ड का टूटना, बॉन्ड का टूटना, और इस बॉन्ड का बनना, formation of carbon nucleophile new bond. If bond breaking and bond formation occurs in different steps, by bond breaking in 2 step यानी different step, तो mechanism कौन सा ठहरेगा? SN1. If bond breaking and bond formation occurs in the same step, okay, a substitution reaction is possible. अब दो इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, दो इंपॉर्टेंट इवेंट कौन से हैं? बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अगर एक ही स्टेप में हो जाते हैं, रिएक्शन कंसल्टेड है, बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एक ही स्टेप में हो रही है, तो SN2 होगा। अगर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अलग-अलग स्टेप में होती है, तो फिर SN2 है, ठीक है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ तब पॉसिबल है, तब भी हो सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर जो अटैक करने वाला न्यूक्लियोफाइल है उसकी बेसिसिटी हैलाइड आयन से ज्यादा, उसकी बेसिसिटी हैलाइड आयन से ज्यादा है, ठीक है। तो यही है, if bond breaking and bond formation occurs in one step, a substitution reaction is possible if the attacking nucleophile is stronger base than a leaving group, leaving nucleophile कह लें या living। तो नॉर्मली कौन से ग्रुप हैं जो हैलाइड आयन से ज्यादा क्या होते हैं, हैलाइड आयन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं? आपका OH हो गया, अल्कोऑक्साइड आयन हो गया, और ये क्या कहते हैं, साइनाइड आयन हो गया, और आपका साइनाइड आयन हो गया, अमाइड हो गया, इसको क्या कहेंगे, अमाइड कहेंगे, और ये आपका कार्बोक्सिलेट आयन हो गया। ये ऐसे आयन्स हैं जो हेलोजन आयन को रिप्लेस कर सकते हैं, और ये आयन्स जो हैं ये दे आर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल्स कह लें या स्ट्रॉन्गर बेसिस कह लें देन व्हाट, लिविंग ग्रुप। अगर लिविंग ग्रुप जो है वीक बेस है और अटैकिंग ग्रुप जो है
अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो वो स्ट्रांग बेस है, तो आपको अच्छी यील्ड मिलेगी, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। पर अगर इस तरह से आप जबरदस्ती जो है वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करके रिएक्शन करवा रहे हो, तो रिएक्शन रिवर्सिबल डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप बनेगा फोर्सली वो फिर दोबारा अटैक करके, क्योंकि जो आपका लिविंग ग्रुप है वो तो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो रिएक्शन आपका रिवर्स होता है। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? हमारी जो टॉपिक है वो है यानी SN1। अभी हम जो करने जा रहे हैं वो है SN। तो बात क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई अगर आपका ये न्यूक्लियोफाइल है प्लस ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया और न्यूक्लियोफाइल ये बन गया, और यहाँ पे हेलाइडाइन, अगर ये स्ट्रांग बेस है, स्ट्रांग बेस कह लें या स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल कह लें, एक ही। तो आप क्या समझते हो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बेस और न्यूक्लियोफाइल? वो तो क्या करेगा, इसको दोबारा इलेक्ट्रॉन देगा और इसको वापस खींच देगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रांग लिविंग ग्रुप स्ट्रांग बेस है तो ये तो दोबारा, क्योंकि स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल का मतलब है कि इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा एबिलिटी है, इससे ज्यादा एबिलिटी है, तो ये इसको वापस देके रिएक्शन को इधर लेके जाएगा। बात समझ आ गई बेटा? बात समझ आ गई शोभा? अब एंडो एक्सो का पता नहीं है, ये एंडो होते हैं एक्सो, मैंने नहीं पढ़ा कभी। चलें तो देखते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN1 रिएक्शन क्या होता है भाई? SN1 रिएक्शन जो है इसका पूरा नाम है S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जितने मॉलिक्यूल होंगे उतनी मॉलिक्यूलरिटी होती है, उसी से हम ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे चल के देखेंगे कि SN1 रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, और ये 2 स्टेप रिएक्शन। व्हाट इज SN1 रिएक्शन? पहली बात कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है भाई? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को रिप्लेस करता है, एक एटम दूसरे एटम को, या एक एटम ग्रुप ऑफ एटम्स को, या ग्रुप ऑफ एटम्स मिलके एक एटम को या अदर ग्रुप ऑफ एटम्स को रिप्लेस करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि भाई ऐसा रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करे, तो उसको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बेटा। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है? SN1 रिएक्शन में देखिए हमने शुरू में पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में 2 इवेंट्स होते हैं। वन इज द फॉर्मेशन ऑफ CX बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ C न्यूक्लियोफाइल, जो नया न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसका बॉन्ड, और दूसरा होता है ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड की जो पुराना बॉन्ड है वो टूटेगा कब। तो इस SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन अलग-अलग स्टेप में होती है। तो ये एक यूनिमॉलिक्यूलर और 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो चलें क्या है इसमें, इट इज 2 स्टेप, ये 2 स्टेप रिएक्शन है। इट इज 2 स्टेप यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड टू गिव रेसिमेट मिक्सचर, 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन। अब इसका मतलब हमें मैकेनिज्म में समझ आएगा कि इसका जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा कार्बोनियमाइन। वो क्या बनेगा? कार्बोनियमाइन। तो कार्बोनियमाइन ठहरेगा इस तरह से, तो इसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गई, ठीक है, और इसके पास कौन सी चार्ज? पॉजिटिव। अब न्यूक्लियोफाइल जो है, न्यूक्लियोफाइल को इक्वल चांस होता है, कौन सा इक्वल चांस होता है कि न्यूक्लियोफाइल अब यहां से लिविंग ग्रुप निकला है फ्रंट साइड से, ठीक है, तो वो बैक साइड से अटैक कर सकता है, जिसको इन्वर्जन कहते हैं। कि अगर न्यूक्लियोफाइल जो है आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जहां से लिविंग ग्रुप डिपार्ट हुआ है उसके बिल्कुल 180 अपोजिट साइड से ऐड हुआ है तो उसको इन्वर्जन कहेंगे। अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है तो उसको रिटेंशन कहेंगे। अब देखें क्या देखें कि 2 पॉसिबिलिटी है, 50% फ्रंट साइड ओपन है, 50% बैक साइड, तो 50% इसमें इन्वर्जन होती है
50% रिटेंशन होती है। रिटेंशन का मतलब जहां से गया वहां पे ऐड हुआ, इन्वर्जन का मतलब जहां से गया उसके बिल्कुल अपोजिट साइड ऐड हुआ। तो ये चीज समझ रहे हैं आप, रिटेंशन और इन्वर्जन को, फ्रंट साइड अटैक को रिटेंशन कहते हैं, बैक साइड अटैक को इन्वर्जन कहते हैं, क्योंकि इसका रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोनियम आइन होता है। तो कार्बोनियम आइन जो है उसके पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड पीजेड ऑर्बिटल होती है, जिसका एक लोब फ्रंट साइड पे होता है, एक लोब बैक साइड पे होता है। एक लोब क्या होता है फ्रंट साइड पे, और दूसरा लोब कहाँ पे होता है, बैक साइड पे। तो न्यूक्लियोफाइल तो भाई जो है लाखों करोड़ों की तादाद में फ्रंट साइड पे भी मौजूद होंगे, बैक पे भी मौजूद होंगे। तो 50-50 चांस रहता है फ्रंट और बैक का। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? खदीजा मैंने रिपीट कर लिया, क्या आपने सुना? आपने सुना बेटा? समझ आ गया? तो ये दोबारा मैकेनिज्म में रिपीट करते हैं ना, ठीक है। तो भाई इस रिएक्शन के दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो होता है वो सिलो स्टेप होता है, उसमें सिर्फ ये होता है कि हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लें। हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को किसी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर लेंगे। आहिस्ता 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 वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आयोनाइज होता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आयोनाइज होता रहेगा। और आयोनाइजेशन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये प्रोसेस रिवर्सिबल होता है, आइंस बनता रहेगा और आइंस कंबाइन होकर वापस सबस्ट्रेट बनाते रहेंगे, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ये स्टेप जो होता है स्लो, और स्लो स्टेप को हम क्या कहते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो इसमें अभी देखें अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं आया। तो पहला स्टेप सिंपली क्या होता है कि हम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को, हम कोई बिलर नहीं है बेटा, कोई बिलर नहीं है, क्या है क्लियर तो है, वाकई बिलर है, जल्दी बताए, क्लियर है, क्लियर है, नो बिलर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आप सब कश्मीर वाले हो, तो शायद सबके पास क्लियर, चलें ठीक है, कोई बात आ जाएगी बेटा, आ जाएगी, ठीक है। तो मैं ये बता रहा था, मैं ये बुझा रहा था आपको कि पहला स्टेप जो SN1 रिएक्शन का होता है कि हम क्या करेंगे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को पानी में डिसॉल्व करेंगे। पानी में, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अल्काइल हैलाइड जो है स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान सॉल्यूट सॉल्वेंट के दरमियान एक इंटरेक्शन डेवलप होगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू होगा, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होगी, कार्बोनियम आइन मिलेगा और हेलाइड आइन मिलेगा। तो पहले ही स्टेप में जो लिविंग ग्रुप है वो डिपार्ट हो जाता है और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन होती है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आती है, और ये स्टेप जो है रिवर्सिबल, ठीक है। और ये स्लो स्टेप है, और स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो पूरे रिएक्शन की रफ्तार जो है इसी स्टेप पे डिपेंड करेगी। आगे बढ़ते, फर्स्ट स्टेप इज द स्लो and rate determining step in which substrate molecule undergoes ionization to give carbocation and leaving group halide। तो पहले स्टेप में ये ठहरेगा, अगर सिंपल सी बात करें, RX था, ने क्या किया, एक पोलर सॉल्वेंट सच एज पानी में डिसॉल्व किया, तो हमें कार्बोनियम आइन मिला और हेलाइड, तो कार्बोनियम आइन मिला और हेलाइड, और रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल होगा। ये भाई इधर आ रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं भाई लोग जो है, तो आपस में इनकी रिश्तेदारी हो गई है, तो कोई इधर जा रहा है कोई इधर आ रहा है, ठीक है, शादी का माहौल बनाया हुआ। तो आयनाइजेशन अकर्स इन पोलर सॉल्वेंट, हेंस इंक्रीज इन पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स SN1 मैकेनिज्म। क्योंकि आयनाइजेशन जो है वो पोलर सॉल्वेंट में होती है, तो जितनी सॉल्वेंट की हम पोलरिटी बढ़ाते जाएंगे, हम सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते जाएंगे, जनरेटर तो जितनी हम सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाते जाएंगे तो SN1 जो है SN2 पे फेवर करता जाएगा। तो SN1 रिएक्शन जो है फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट, SN2 इन नॉन पोलर, अमाइडेड डिपोलर और अपोरोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो वो वहां पे डिस्कस करेंगे। एज ओनली वन मॉलिक्यूल इज इन्वॉल्वड इन रेटेड बॉन्ड, क्योंकि यही स्लो स्टेप है, ये स्टेप सिंगल है, और सॉरी एक इस स्टेप में, स्टेप 1 में सिर्फ आयनाइजेशन हो रही है और एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। यहाँ पे देखें कहीं पे भी आपको अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल नहीं दिखाई दे रहा, मतलब क्या हुआ कि ये स्लो और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्टेप स्लो भी है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ, अच्छा, तो अगर ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट आपका डिपेंड करेगा ओनली सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पे। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा। एज टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, हमने पढ़ा था
कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है इसमें कार्बोनियम आयन बन रहा है। तो जितना इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना रिएक्शन इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल होगा, उतना वही जो है क्या होगी, मोर फेवरेबल प्रोडक्ट या मेजर प्रोडक्ट होगी। तो टर्शरी कार्बोनियम आयन है जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो SN1 रिएक्शन के लिए कौन सी सुटेबल जो है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल होना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड या टर्शरी अल्काइल हैलाइड? क्या कहते हो आप लोग? टर्शरी जो है वो ज्यादा फेवरेट होगा। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ रही है? चलिए, और मैं इफेक्ट भी बताता हूं कि प्राइमरी अगर यूज करें और सेकेंडरी यूज करें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, यहां से आप अंदाजा लगा सकते। देखिए जरा कि अगर हम SN1 रिएक्शन एक मिथाइल ब्रोमाइड से कराते हैं तो इसका जो रेट होगा लेस देन 1 होगा। अगर प्राइमरी यूज करते हैं तो रिलेटिव रेट जो है 1 होगा। अगर सेकेंडरी यूज करते हैं तो 12 होगा रेट। ठीक है, यानी प्राइमरी से ये 12 टाइम्स SN1 मैकेनिज्म से ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। पर अगर टर्शरी अल्काइल हैलाइड है तो जरा रेट काउंट करें तो 12 लाख मर्तबा प्राइमरी से 12 लाख टाइम्स जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है इट इज मोर रिएक्टिव देन व्हाट, प्राइमरी, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। समझ सकते हैं आप? तो ये सिर्फ किस वजह से है, क्योंकि अगर आप इसकी आयनाइजेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोनियम आयन, और ये कार्बोनियम आयन में कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है। यहाँ पे देखिए अगर ये बॉन्ड टूट गया, इमेजिन करें, तो यहाँ इस कार्बन को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं। और आयनाइजेशन क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। अब ये स्टेबल नहीं होगा तो कहां जाएगा, टुवर्ड्स प्रोडक्ट जाएगा या टुवर्ड्स रिएक्टेंट आएगा? क्या समझते हो आप? अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो वो आयनाइजेशन तो होगी पोलर सॉल्वेंट में, पर वो कार्बोनियम आयन जो बनेगा वो निहायत ही अनस्टेबल बनेगा। वो किधर आएगा, रिएक्टेंट की साइड आएगा। ये बात समझ आ रहा है बेटा? बात समझ आ रही है? ओके बेटा, ओके। चलें, उसके बाद क्या है कि कार्बोकेटाइन इज ट्राइगोनल एंड प्लेनर, hence nucleophile has equal chances to approach electrophilic carbon from either front or back side। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्योंकि ये जो कार्बोनियम आयन बना है, ठीक है, ये ट्राइगोनल होता है, यानी इधर हाइड्रोजन कर लें या CH3 कर लें और CH3 कर लें और CH3 कर लें, तो ये ट्राइगोनल है। तो इसकी जो अनएबडाइज ऑर्बिटल है 50% इस साइड पे ओपन है, 50% इस साइड पे ओपन है। तो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल लगता है तो रिटेंशन होगी, यहाँ पे लगता है तो इन्वर्जन होगी। अच्छा, तो 50% इन्वर्जन और 50% जो है आपको रिटेंशन मिलेगी। इस मिक्सचर को रेसिमाइड मिक्सचर कहते हैं, रेसिमाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात कि अगर आपका जो अल्काइल हैलाइड था ऑप्टिकली एक्टिव था, आपका अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव था, तो प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगी या ऑप्टिकली इनएक्टिव मिलेगी? प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगी, ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगी या इनएक्टिव मिलेगी? अगर आपका जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो D या L था, प्लस या माइनस था, ठीक है, यानी ऑप्टिकली एक्टिव था, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा था, प्रोडक्ट आपकी क्या होगी, प्रोडक्ट आपकी जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। क्योंकि रेसिमाइजेशन में, रेसिमेड मिक्सचर में क्या होता है कि रेसिमाइजेशन में ये होता है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है बेटा, समझ आ गई? याद करें छठा चैप्टर आयनाइजेशन। अब क्या चीज है, अब ये फेडरल वाली बात है। फेडरल में ये था कि इन सम केसेस के कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पार्शियल रेसिमाइजेशन बनती है, कि अगर आप स्टेबल, मोस्ट स्टेबल यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हो तो आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलेगा, टर्शरी कार्बोनियम आयन मिलेगा, तो वो आपको जो है रेसिमेड मिक्सचर ही देगा। ठीक है, पर अगर आप अनस्टेबल कार्बोनियम आयन यानी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के साथ या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ जो है रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आपको इन्वर्जन ज्यादा मिलेगी। फिर आपको इन्वर्जन, यानी अगर इन्वर्जन ज्यादा मिलेगी तो आप क्या समझते हैं, तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मिलेगा या इनएक्टिव मिलेगा? अगर 100% इन्वर्जन होती है, ठीक है, फिर तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी प्रोडक्ट। पर अगर पार्शियल जो है आपकी क्या होती है, रेसिमाइजेशन होती है। पार्शियल का मतलब यह है कि अगर अनस्टेबल कार्बोनियम आयन होगा, अनस्टेबल होगा तो उसमें
जो है ना क्या कहते हैं, क्योंकि अनस्टेबल का मतलब ये है कि जहां से हेलोजन निकला है वहां पे हेलोजन के चिपकने के ज्यादा चांसेस होंगे, तो अटैक जो मोस्टली पॉसिबल होगा वो बैक साइड से होगा, तो इन्वर्जन ज्यादा होगा। ये बात समझ रहे हैं कि अगर अनस्टेबल है तो भाई जो हेलोजन डिपार्ट हो गया है वो वापस फ्रंट पे ही चिपकेगा जहां से रिलीज हुआ है, तो बैक साइड अटैक ज्यादा होता है, इन्वर्जन के चांसेस ज्यादा होते हैं, किससे? रिटेंशन से। ये बात समझ रहे हैं? फेडरल के बुक में लिखा है, हमारी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है पर फिर भी ठीक है, तो ठीक है बेटा, ओके। तो इन सम केसेस लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन रीअरेंज टू मोर स्टेबल। अच्छा, ये कहीं कहीं पे अगर जो हेलोजन एटम लगा हुआ है वो सेकेंडरी कार्बन पे है, पर साइड वाले कार्बन पे एक ब्रांच लगी हुई है, तो जैसे ही सेकेंडरी कार्बन से हेलोजन एटम डिपार्ट होगा, है, तो सेकेंडरी कार्बोनियमाइन बनेगा, तो वो रीअरेंज होकर टर्शरी में कन्वर्ट हो जाएगा बिफोर फार्मिंग प्रोडक्ट। कहाँ कहाँ पे रीअरेंजमेंट भी होती है, यानी अगर आपका अनस्टेबल कार्बोनियमाइन बना है तो वो स्टेबलाइज होने के लिए रीअरेंज करेगा खुद को, पहले टर्शरी में कन्वर्ट होगा, बाद में प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बनेगी जहां से हेलोजन रिप्लेस हुआ है वहां पे नहीं, दूसरे कार्बन पे जो है जो आपका न्यूक्लियोफाइल लगा होगा। ये बात समझ रहे हो? तो भाई इन इफ रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल इन लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो फिर क्या होगा कि आपकी पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी, अगर है तो फिर दूसरी बात हो, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है कि इट इज फास्ट स्टेप, ये फास्ट स्टेप होता है और न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। इन SN1 मैकेनिज्म न्यूक्लियोफिलिसिटी हैज नो रोल ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए, क्योंकि इसके पहले स्टेप में कार्बोनियमाइन बना है जो कि क्या है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। तो SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अगर आपका क्या है, वीक है, ठीक है, या स्ट्रांग है, दोनों प्रोडक्ट दे देंगे। क्यों? कि आपका ये जो है इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, ये इससे भी इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग, ये खींच लेगा पेयर, कि दो देते हो या लगाऊं एक दो, ठीक है। तो ये स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर खुद ले लेगा, ठीक है। इसलिए ठीक है, तो निक्लोफाइल की स्ट्रेंथ का, निक्लोफिलिसिटी का SN1 मैकेनिज्म पे कोई असर नहीं होता। पोलर सॉल्वेंट का होता है, टर्शरी सबस्ट्रेट का होता है कि टर्शरी सबस्ट्रेट 12 लाख मरतबा ज्यादा रिएक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका सबस्ट्रेट के बाद सॉल्वेंट का पोलरिटी का होता है कि पोलरिटी ज्यादा होगी, आयनाइजेशन ज्यादा होगी, तो ये और इन्वर्जन रिटेंशन, ये आपने सब कुछ देख लिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब ये एक एग्जांपल है, ठीक। जरा देखें सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट आपका, मुझे ये बताएं, ये सबस्ट्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? कौन बताएगा? सबस्ट्रेट का मुंह देखें और बताएं, ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव? एक मिथाइल, फिर इथाइल, फिर आइसोप्रोपाइल, ठीक है, और एक ब्रोमीन, यानी एक्टिव है, एक्टिव है, ठीक है, एक्टिव है ऑप्टिकली। अब क्या हुआ कि भाई हमने इसको पोलर सॉल्वेंट में डिसोल्व किया, इसकी हुई आयनाइजेशन, एक साइड पे मिथाइल, आइसोप्रोपाइल और इथाइल, ठीक है। और इसको अगर इस तरह से देखें, ये अप डाउन है, तो अब जो न्यूक्लियोफाइल है, देखें ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन सा है? और मैंने आपको बताया कि इस रिएक्शन में, SN1 रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिसिटी का कोई रोल नहीं होता। तो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है फिर भी काम चल जाएगा, अगर स्ट्रांग है फिर भी चल जाएगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो सॉल्वेंट ही एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे जो हम इथाइल अल्कोहल यूज करें वही एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। यानी देखें, इथाइल अल्कोहल और OH को अगर हम कंपेयर करें इन दोनों को, तो मुझे बताएं क्या ये मैंने ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी सही लिखा है? तो ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल है, पर कह रहा है कि क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है तो मिथाइल अल्कोहल आपका यहाँ से डाउन साइड से भी अटैक कर सकता है, अप साइड से भी, यानी 50% जो है आपकी क्या होगी, रिटेंशन होगी, 50% आपकी क्या होगी, इन्वर्जन होगी। तो प्रोडक्ट में देखें कि 50% इथॉक्साइड आयन ऊपर लगा है, 50% नीचे लगा है। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं तो लेफ्ट राइट बन जाएगा कि 50% फ्रंट साइड पे लगा है, 50% बैक साइड पे लगा है, ठीक है। तो ये बात समझ आ रही है? तो SN1 रिएक्शन में
क्या हो रहा है कि 2 स्टेप है। पहला स्टेप आयनाइजेशन हुई, आयनाइजेशन के बाद क्या हो रहा है कि ये जो रिएक्शन है इसको सालोलाइसिस भी कहते हैं। जो सॉल्वेंट है वो एज अ निक्लोफाइल एक्ट कर रही है और वो ऊपर नीचे अटैक करके हमें रेसिमेट प्रोडक्ट मिली। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन को आप लेफ्ट राइट कंसिडर कर सकते हैं या फ्रंट साइड और बैक साइड कर सकते हैं। ऑप्टिकली इनएक्टिव इस सेंस में बनेगी क्योंकि ये रेसिमेट मिक्सचर बना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। अगर आप हाँ इस रेसिमेट मिक्सचर को सेपरेट कर लेते हैं अलहदा अलहदा, फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव होगी। बात समझ आ गई बेटा? तो क्लियर है यहाँ तक? कुछ पूछना है? बाकी हम टेस्ट के बाद जो है वो कर लेंगे SN2 वगैरह। अभी के लिए क्लियर है? तो बेटा केमिस्ट्री समझ आ रही है कि नहीं आ रही? केमिस्ट्री समझ आ रही है कि नहीं आ रही? मुश्किल तो है अपनी जगह पे, इसमें कोई शक नहीं, केमिस्ट्री मुश्किल तो है ही है, पर आ भी जाती है कभी कभी। तो अभी जब वो जो बड़े वाले फंक्शनल ग्रुप आएंगे ना, अर्श देखो ना, 4 ये कायरल कार्बन है ना, ये वाला 4 डिफरेंट ग्रुप हैं, ब्रोमीन, मिथाइल, आइसोप्रोपाइल, इथाइल, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। ये कायरल कार्बन है, इस वजह से क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। बात समझ आई अर्श? आंचल, थैंक यू फॉर योर कम्प्लीमेंट। ऐसी बात नहीं है, ये आप लोगों का बड़ापन है और आप लोगों को समझ आता है।